जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मुझे लगता है पीटीआई ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली और इस स्ट्रेटजी के मुताबिक अब हर वो शख्स जिसे ये मशकूक समझते हैं उससे एक बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया है और उस बयान हल्फी को अब पब्लिक किया जाएगा। मसलन मैंने देखा कि असद कैसर साहब का मैंने एक बयान हल्फी देखा कि जिसमें अंदर वो अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बात की और 9 मई और 10 मई के वाक़यात के वो जिम्मेदार नहीं। फिर उमर अयूब साहब का मैंने बयान देखा, फिर शमीम नकवी साहब का मैंने बयान देखा, फिर अमान साहब जो हमारे दोस्त हैं उनका हमने बयान देखा। फिर इसके बाद बहुत सारे बयानात मैंने देखे यहाँ, क्योंकि मैं दुनिया के दूसरे कोने में हूँ और इस कोने में बैठ के पाकिस्तानी सियासत के बारे में गौर करना या इंफॉर्मेशन लेनी खासी मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये सारे बयान देखने का इत्तफाक हुआ और मुझे महसूस हुआ कि अब पीटीआई ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। वो तमाम लोग जिनके बारे में इमरान खान साहब को थोड़ा सा भी शक है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ शामिल हो सकते हैं और मेरे खिलाफ बयान दे सकते हैं, उन सब से ये कहा गया है कि आपने एक हल्फिया बयान रिकॉर्ड करना है कि इमरान खान साहब ने ना हमें कभी कहा, ना इमरान खान साहब ने कभी अंदिया दिया, ना इमरान खान साहब ने हमें को पैगाम दिया, ना इमरान खान साहब ये चाहते थे कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट को बात करें, ना ही वो रियासत के खिलाफ हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने ये मैसेज क्यों दिया? उसकी दो रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं, जो सीनियर तरीन वकला हैं, जो पूरी ज़िंदगी अदालत के अंदर काम करते रहे हैं, उन सब ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है कि ये बयानात आपके गले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये इनसाइडर्स हैं। जब उस्मान डार साहब सामने आए मीडिया में और उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने जिम्मेदार करार दे दिया इमरान खान साहब को 9 मई और 10 मई का। और इसी तरह उस्मान डार साहब के साथ साथ सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू को नहीं चल सका, डॉन ने नहीं चलाया, लेकिन वो कहा जाता है कि वो इससे ज़्यादा लीथल था। उसके अंदर बुशरा बीबी से के बारे में ज़्यादा डिटेल बताई गई है कि बुशरा बीबी किस कदर पार्टी के अंदर इन्वॉल्व थी और उनका इमरान खान साहब के ऊपर कितना असर रसूख था। फिर 9 मई और 10 मई के दरमियान जो ड्यूटीज़ लगी थी कि आपने कहाँ रुकना है, कहाँ क्या करना है, कितने कारकुन्स लेने हैं, वो सारी चीज़ें जो थी उस सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू में थी। और इन दोनों इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर सीनियर वकला ने इमरान खान साहब से कहा कि अगर पार्टी के दूसरे लोग भी बयानात दे देते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम किसी जगह खड़े होकर अदालत के अंदर साबित कर सकें कि आप 9 मई और 10 मई के वाक़यात के जिम्मेदार नहीं हैं। तो फिर एक फहरिस्त बना के उन तमाम लोगों को जिनके बारे में ये शक है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे सकते हैं, उन सब से कहा गया है कि आपने बयान रिकॉर्ड करवाने। तो अब सवाल ये है कि क्या सब लोगों ने बयान रिकॉर्ड करवा दिए? जी नहीं, जो फहरिस्त थी उसमें से 50% लोगों ने बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारी जो पार्टी की आदत है, क्या उससे हम पे यकीन नहीं है? क्या उसे ये अंदाज़ा नहीं है कि हम बिकने वाले, झुकने वाले, घबराने वाले नहीं हैं और हम अपनी सियासत में कुरान मजीद को दरमियान में शामिल क्यों करें? तो 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सियासत के अंदर कुरान मजीद को शामिल करने से इनकार कर दिया। और अब वो लोग जो बयान रिकॉर्ड नहीं कर रहे, पार्टी का ख्याल ये है कि ये वो सब लोग ख़तरनाक लोग हैं और इनके ऊपर अब रिलाय नहीं करना चाहिए और अगर इन्हें डिसओन करना पड़ता है पार्टी की तरफ से तो इन्हें डिसओन कर देना चाहिए। और बाकी जो लोग जिन्होंने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं उन सब के बारे में अब ख्याल ये है कि अब अगर ये मुनारफ होते हैं, अगर ये अदालत में जाके या किसी इंटरव्यू में इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं तो वहाँ पे अदालत में फिर ये स्टैंड नहीं कर सकेंगे। फिर अदालत में इनके बारे में ये कहा जा सकेगा कि ये लोग तो पहले एक बयान दे चुके हैं और इन्होंने कहा है कि हमें जो भी बयान इसके बाद होगा वो जबर की निशानी होगा, उसमें हमारी जो इंटेंशन है वो शामिल नहीं होगी, हमारी रजामंदी शामिल नहीं होगी। लिहाजा फिर जो सीनियर वकला हैं जिसमें लतीफ़ खोसा साहब हैं, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हैं, वो एतजाज़ अहसन साहब प्रैक्टिस बंद कर चुके हैं लेकिन उनके पास पूरा वकला का एक स्क्वाड है, फिर अली जफ़र साहब हैं और फिर अवान साहब हैं, बाबर अवान साहब, ये सब लोग अदालत में खड़े होकर जज साहब से कह सकेंगे जज साहब इनके पिछले बयान भी देख लें जो इन्होंने हल्फिया बयान दिया हुआ है और उसमें इन्होंने कुरान मजीद हाथ में उठाया हुआ है। इसमें जुल्फी बुखारी साहब की मैं मिसाल देता हूँ कि जुल्फी बुखारी साहब के बारे में पार्टी का ख्याल ये है कि वो किसी और के साथ मिले हुए थे, क्योंकि जब तक वो गवर्नमेंट में थे, जब गवर्नमेंट जा रही थी, चली गई तो वो निकल गए। उनको निकलने किसने दिया? क्योंकि जुल्फी बुखारी के बारे में पार्टी का ख्याल ये है कि इनसाइडर हैं ये बीबी के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, इन्होंने घड़ियाँ बेची हुई हैं और हार बेचे हुए हैं, बीबी इनको टेलीफोन करती रहती थी, इनकी कॉल्स लीक हुई हैं, तो ये किसी वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं। बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि वो हैं इस्टेब्लिशमेंट के बंदे। तो जुल्फी बुखारी साहब के बारे में भी बड़ा पार्टी को बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि किसी वक्त भी जाके ये कह देंगे कि जी मैंने घड़ी कहाँ से ली, कहाँ से खरीदी, कहाँ से मैंने बेची, किधर बेची, किसको बेची और किधर मैंने पैसे दिए थे।
तो इसीलिए जुल्फी बुखारी साहब को लंदन में बैठे हुए कहा गया था कि जनाब आपने अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाना है। तो जुल्फी बुखारी साहब ने बयान हल्फी रिकॉर्ड करवा दिया। तो अब दो किस्म के लोग हैं, एक वो लोग जिन्होंने बयान हल्फी रिकॉर्ड करवा दिए और वो दिल से घबराए हुए हैं कि अब हमारी गिरफ्तारी होगी और हमसे एक दूसरा बयान भी लिया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बयान हल्फी रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम कुरान मजीद को और अल्लाह ताला को सियासत के दरमियान में शामिल नहीं करना चाहते, तो वो साइड पे हो गए। तो अब यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता है जिस पे बात करनी है। वो नुक्ता ये है कि भाई साहब, अगर फर्ज कर लें कि ऐसा ही है कि इमरान खान साहब ने किसी से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं की, इमरान खान साहब ने किसी से ये नहीं कहा कि आपने 9 मई 10 मई का वाक़या करना, और इमरान खान साहब पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे, फौज के खिलाफ नहीं थे, इस आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं थे, और उन्होंने किसी को सादिक और अमीन भी करार नहीं दिया, किसी को मीर सादिक नहीं कहा, किसी को मीर जाफर नहीं कहा, किसी को गद्दार नहीं कहा। ये सारी बातें हम मान लेते हैं। और हम ये भी मान लेते हैं कि इमरान खान साहब रावलपिंडी में आके जो जलसा करना चाहते थे, रैली करना चाहते थे, वो GHQ के सामने नहीं करना चाहते थे और उनका मकसद फौज को एम्बेरस करना नहीं था। हम ये सारी बातें मान लेते हैं। अब अगला सवाल ये है कि फिर इमरान खान साहब को इशू क्या है? एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो फासला है उसकी वजह क्या हो सकती है? जब आप प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, जब आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं और आप ये कह रहे हैं कि जनाब जो आप कहेंगे वो करूंगा, जो आप कहेंगे वो खाऊंगा, जो आप कहेंगे मुझसे वो करवा लें, जहां कहेंगे बैठ जाऊंगा, तो जब आप प्रो एस्टैब्लिशमेंट है तो फिर डिफरेंस किस चीज का, फिर फासला क्या है? तो यहाँ पे 3 ऐसी चीजें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जिससे इमरान खान साहब और फौज के दरमियान इख्तलाफात हुए थे। इमरान खान साहब को जो पहला शिकवा है फौज से वो ये है कि आपको मेरी हुकूमत बचानी चाहिए थी। यानी जब अदम एतमाद हुआ तो फौज से कहा जाता था कि आप डंडा इस्तेमाल करके इन सब लोगों को, सब पार्टीज को सीधा करें और मेरी अदम एतमाद जो उसे नाकाम करार दें। पहला जो मुतालबा इमरान खान साहब का उस वक्त था वो था। फिर उन्हें ये शिकवा था जनरल बाजवा से कि आपने मेरी गवर्नमेंट बचाई नहीं, बल्कि उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि आप इनको राजी करें कि ये अदम एतमाद वापस ले लें, मैं असेंबली तोड़ देता हूँ। लेकिन जनरल बाजवा साहब ज़ाहिर सियासी जमातों को राजी नहीं कर सके कि आप इमरान खान साहब के ऊपर मेहरबानी करें, और उसका शिकवा इमरान खान साहब को है। दूसरा शिकवा उनका ये है कि जब ये PDM की गवर्नमेंट बन गई है तो इसको खत्म करें, इसको हटाएं। वो बार बार असद कैसर साहब को भिजवाते थे, वो बार बार परवेज खटक साहब को भिजवाते थे, जनरल बाजवा से कहते थे कि इस गवर्नमेंट को फारिग करें और इलेक्शन करवाएं। अब जनरल बाजवा का ये कहना था कि मैं इलेक्शन कैसे कर सकता हूँ, ये सिटिंग गवर्नमेंट है, उसके पास अक्सरियत है, तो मैं इसको डंडे से नहीं हटा सकता। तो इमरान खान साहब का जो दूसरा शिकवा था वो ये था, और उस पर खासा उन्होंने जनरल बाजवा साहब के ऊपर प्रेशर डाला। और इमरान खान साहब को जो तीसरा शिकवा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो ये है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि इनकी जगह 2 जनरल्स के वो नाम देते थे, जिसमें जनरल फैज हमीद साहब का नाम भी था और उसके बाद एक दूसरे जनरल साहब का नाम भी है जो इस वक्त यूनिफॉर्म में, मैं इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। तो वो इन 2 जनरल्स में से किसी एक जनरल को आर्मी चीफ देखना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। बल्कि उन्होंने जनरल बाजवा से डील करने की कोशिश भी की और उन्होंने कहा जी कि आप एक्सटेंशन ले लें, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को आप आर्मी चीफ ना बनाएं। और ये सिलसिला बड़ी जोरों शोर से चलता रहा। 2 मरतबा हमारे सदर में उनकी मुलाकात भी जनरल बाजवा से, लेकिन जनरल बाजवा साहब ने कहा कि मेरा ये मसला नहीं है, मैंने नाम भेज देने हैं, गवर्नमेंट ने यह फैसला करना है, प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला करना है। तो जनरल बाजवा साहब उससे पीछे हट गए और जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन लेने से इनकार भी कर दिया, और वो हल्फन ये बयान देते हैं कि मैंने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया था, जबकि ये चाहते थे। और इन्होंने बड़ा जोर दिलवाया मेरे ऊपर कि आप एक्सटेंशन ले रहे हैं। कुछ जनरल्स भी मेरे पास आए, क्योंकि अगर मैं एक्सटेंशन ले लेता तो उनको इसका बड़ा फायदा था, लेकिन वो नहीं माने। तो अब उसके बाद इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर साहब को हर लिहाज से रोकना चाहते थे, लेकिन जब वो नहीं रुक सके तो इसकी इमरान खान साहब को बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो जनरल आसिम मुनीर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। कोई रूहानी जो मामलात है वो भी कुछ सेटल नहीं हो रहे, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि क्योंकि ये मुराकबे के अंदर भी इनका नाम नहीं आया था, तो इस वजह से जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ इमरान खान साहब नहीं चल सकते। तो ये एक क्राइसिस जो है इमरान खान साहब के अंदर है। और फिर जब आसिम मुनीर साहब बन गए तो इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि धरने का ऐलान किया हुआ था, और उस धरने का मकसद क्या था? उस धरने का मकसद ये था कि आसिम मुनीर साहब को फौज के अंदर से बगावत हो जाए और फौज इनको हटा दे। और ये एक पूरा प्लान था जिसके बारे में ज़ाहिर अब तो हर चीज़ सामने आ रही है, और जिसमें बाकायदा व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर ये सब लोग जो हल्फ दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने हमें कभी नहीं कहा, तो फिर इमरान खान साहब इतनी बड़ी जो रैली लेके आ रहे थे, जो रावलपिंडी के अंदर रैली लेके आनी थी उन्होंने,
जो उन्होंने इतने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो वो फौज को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहे, जिन्होंने डर्टी हैरी का एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया और फिर ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि अमेरिका के साथ मिलकर फौज ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी थी, तो फिर इसको साजिश नहीं कहा जा सकता। अगर ये साजिश नहीं है तो फिर साजिश क्या होती है, एक ये भी एक सवाल है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब पूरी तरह फंस चुके हैं और जो उनके खिलाफ पुराने केसेस हैं वो तो हैं ही, जो नए केसेस हैं इमरान खान साहब के पास उनका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब उनके अपने लोग बोल रहे हैं। और जब मैं दोबारा कहता हूं कि शेख रशीद साहब बोलेंगे, फरह हबीब साहब बोलेंगे, तो आप हैरान ही रह जाएंगे। अब हमाद अजहर साहब और इसके साथ साथ गंडापुर साहब, जिन्होंने बयान हल्फी सबसे पहले दिया था, और उसके साथ उमर अयूब साहब, ये वो बड़े बड़े लोग हैं। और जब ये अपने इस बयान हल्फी से मुनरफ होंगे और जो अंदर की खबरें जब आप देंगे, तो जब ये लोग मीडिया पे आएंगे या एंकर्स को इंटरव्यू देंगे या एक कितार में खड़े होकर प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एतराफ़ करेंगे कि हमें ये कहा गया था और हम इस चीज़ के जिम्मेदार हैं और इसके इमरान खान साहब और बुशरा बीवी जिम्मेदार हैं, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो बयान हल्फी लिए गए हैं, ये आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये लोग अपने इस बयान से मुनरफ होंगे तो फिर इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा। यहाँ पे एक और चीज़ जिसका मैं तज़किरा करता चलूँ कि ये जो सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है, ये सूरत हाल अब सबूतों की तरफ जाएगी। अब बहुत सारी ऑडियोज़ हैं जो अब लीक होंगी, बहुत सारे पेपर्स हैं जो सामने आएंगे, और इसके साथ साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने फंडिंग की हुई है, वो जब सामने आएंगे, जब वो एतराफ़ करेंगे, तो उसके बाद फिर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के पास कोई दलील हो गए। तो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए हालात मज़ीद मुश्किल होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू रुका है, इससे एक और बड़ा मसला बन गया है, जो मेरा ख्याल है शायद वो लोग जो इस वक्त मिसिंग है या वो रियासत की हिरासत में, उनके लिए खासा मुश्किल हो गया। क्योंकि अगर ये इंटरव्यू चल जाता तो उसके बाद 3-4 और इंटरव्यूज़ हो जाने थे, जिसके बाद इन सब लोगों को कम से कम अपने घर जाना नसीब हो जाना था, अपनी वालदा से मिल लेना था, किसी ने अपनी बेगम से मिल लेना था, किसी ने अपने बच्चों से मिल लेना था, किसी ने अपने बहन भाइयों से मिल लेना था। लेकिन जब सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू रुका तो अब ये सब लोग हिरासत में है और समझ नहीं आ रही कि इनका क्या किया जाए। तो ये एक सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक सी हो गई हुई है कि अगर आप रास्ता नहीं देंगे, वो ये कहते हैं ना कि अगर एक गली है उसके अंदर हाथी आ गया है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप हाथी के साथ लड़ें, तो आप हाथी को अगर शिकस्त दे सकते हैं तो हाथी वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आप हाथी को शिकस्त नहीं दे सकते और दाएं बाएं से, नीचे से, ऊपर से निकलने का रास्ता भी आपके पास नहीं है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन फिर भी बचते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप वापस चले जाएं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिमट सुमट के किसी दीवार के साथ लग के हाथी को रास्ता दे दें कि हाथी उस गली से गुजर जाए। यही होता है ना। तो अब सवाल ये है कि स्टेट बाकायदा एक हाथी होती है, याद रखें, और स्टेट बड़ी खौफनाक होती है। जब स्टेट इमरान खान के साथ थी तो उसने मियां नवाज शरीफ और बल्कि पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पीस के रख दिया था, क्योंकि स्टेट थी। मियां नवाज शरीफ को कोई रास्ता नहीं दिया गया था कि वो हाथी के नीचे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से गुजर जाए। तो उनके पास भी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो सुकड़ के साइड पे खड़े हो जाए, हाथी को रास्ता दे दो। तो मियां नवाज शरीफ ने हाथी को गुजरने का रास्ता दे दिया था, लिहाजा आज वो बाकायदा हयात भी हैं और उनकी सियासी जमात भी बाकायदा मौजूद है। और अगर वो उस वक्त हाथी के साथ टकरा जाते, उसके सामने खड़े हो जाते, तो हाथी उनको रौंद के गुजर जाता। अब इमरान खान साहब के पास, इस पार्टी के पास 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि पीछे हट जाए। पीछे हटने का तरीका ये है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेना बंद कर दें और माजरत करें अपने पुराने मामलात की, और उसके बाद एक सेहतमंद सियासत का ऐलान कर रहे हैं। और दूसरा तरीका ये कि इस हाथी को गुजरने दें। अगर आप इस हाथी को गुजरने नहीं देंगे तो ये रौंद के गुजर जाएगा आपको, क्योंकि ये रियासत है, रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती। तो अब अगर आपने इंटरव्यूज़ का रास्ता रोक के और आपने शादियाने बजाने शुरू कर दिए हैं कि देखें डॉन कितना जुर्रतमंद है, जो उसका नुकसान ये हुआ है कि फरह हबीब आज भी कैद के अंदर है, शेख रशीद आज भी कैद के अंदर है, और कुछ और लोग भी कैद के अंदर जाने वाले हैं। तो अब उनकी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि जो बयान देता है देने दें, जो इंटरव्यू देता है उसको देने दें, ताकि लोग अपने घरों में आ सकें, अपनी वालदा से मिल सकें। नहीं तो इनकी वालदाएं इनको तरसती रह जाएंगी।